हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए अपने टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। तो जैसा कि आप लोगों ने पिछले लेक्चर के अंदर देखा होगा कि हम लोग बात कर रहे थे कि अगर हम कई सारे मासेस या कई सारे बॉडीज़ रख दें एक ज्योमेट्री के अंदर या सिमेट्रिकल ज्योमेट्री के अंदर, तो किस तरीके से उनके ऊपर फोर्सेस काम करेंगे, इसके बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो के अंदर देखा था। और जाते जाते हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था जहाँ पे हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल था, उसमें सभी कॉर्नर पे मास थे और बीच में यानी उसके सेंटर ऑफ मास पे भी एक बॉडी रख दी गई थी। और उस सेंटर ऑफ मास वाले बॉडी पे या सेंटर ऑफ मास वाले पोजीशन पे जो बॉडी थी उस पर लगने वाले सभी फोर्सेस जो थे वो क्या थे, ज़ीरो निकले। ठीक है, तो उसी से हम लोग आगे बढ़ेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो जैसा आप लोगों ने देखा था कि हमारे पास कुछ इस तरीके की कहानी थी कि हर कॉर्नर पे एम मास की बॉडी रखी थी। ठीक है, और सेंटर ऑफ मास पे भी एक बॉडी रखी थी। ओके, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल था, दैट मीन्स यहाँ पे 60, यहाँ पे भी 60, यहाँ पे भी 60 डिग्री बन रहा था। और इक्विलेटरल मतलब सभी साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगे। ठीक है, तो इस सेंटर ऑफ मास पे जो कैपिटल एम मास की जो बॉडी रखी गई है, इस पे इस छोटे मास से लगने वाला जो फोर्स है, इस मास से जो लगने वाला फोर्स है और इस मास से जो लगने वाला फोर्स है, वो सब मिला जुला के क्या होने वाला। चलिए मैं नीचे बना देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे एम, यहाँ पे एम, यहाँ पे कैपिटल एम, यहाँ पे 60 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ओके, तो इस छोटे एम मास के जो इतने छोटे छोटे एम मास के ऑब्जेक्ट हैं, अगर ये इस पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो इन तीनों ऑब्जेक्ट के द्वारा जो अप्लाई किया गया फोर्स है उसके कारण जो नेट फोर्स इसके ऊपर लगेगा वो कितना होगा, वो 0 होगा। यानी एफ नेट कितना होगा, 0। ठीक है, और एक्चुअल में होता भी यही है। ये सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर नहीं होगा। अगर आप स्क्वायर ले लो, क्या ले लो, स्क्वायर। ओके, स्क्वायर, तो अगर स्क्वायर ले लेते हैं और कोने कोने पे सभी एम मासेस रखते हैं। ओके, तो यहाँ भी अगर हम इस क्वाड्रिलेटरल के सेंटर ऑफ मास पे कोई बॉडी रखते हैं जिसका मास क्या है, कैपिटल एम, तो इस पे भी लगने वाला जो एफ नेट होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, बिल्कुल। ऐसे ही हम लोग और भी बॉडीज ले सकते हैं जो क्या हो, सिमेट्रिकल हो। क्या हो, सिमेट्रिकल हो, यानी जिनकी जियोमेट्री सिमेट्रिकल हो। सीधा सीधा मतलब जिनकी जियोमेट्री सिमेट्रिकल हो। जियोमेट्री सिमेट्रिकल होगी तो ऐसे बॉडीज या ऐसे शेप में उसके सेंटर ऑफ मास पे जो लगने वाला फोर्स है वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, क्या ये सिर्फ यहाँ पे होगा, ये तो स्क्वायर है, ये क्या है, स्क्वायर, और ये क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ओके, ऐसे ही हम और भी बॉडीज ले सकते हैं, हेक्सागोनल बॉडीज ले सकते हैं जहाँ पे साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी, है ना। ठीक है, ऐसे यहाँ पे ये हेक्सागोनल बॉडी है, यहाँ पे सभी साइड्स क्या होंगी, इक्विलेटरल में बोल सकता हूँ, इक्विलेटरल हेक्सागोनल है। तो यहाँ पे भी अगर मैं क्या रखूँ, सभी कॉर्नर पे स्मॉल एम और यहाँ भी स्मॉल एम, तो यहाँ पे यानी यहाँ पे जो बॉडी होगी, जो सेंटर ऑफ मास पे बॉडी होगी, इस पे इन सभी ऑब्जेक्ट के द्वारा जो लगने वाला फोर्स होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो बस इतना आपको याद रखना है। ठीक है, सेंटर ऑफ मास पर कोई भी ऑब्जेक्ट है और सिमेट्रिकल जियोमेट्री है तो उस कंडीशन में सेंटर ऑफ मास पे लगने वाला जो फोर्स होगा इन लोगों के कारण वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक, बिल्कुल। अब इस तरीके से अगर आपको ये पता चल गया तो फिर आप आसानी से क्या कर सकते हो, कई सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, है ना। देखो कैसे, जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, मेरे पास कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल ही है, बार बार इक्विलेटरल ट्रायंगल लूँगा तो ज़्यादा आपको इजी लगेगा। अभी हम इसको चेंज करेंगे, ऐसी बात नहीं कि हर बार यही लेंगे। तो मान लो इसके कॉर्नर पे 1 kg का मास है। ठीक है, इस कॉर्नर पे भी और इस कॉर्नर पे भी, और बीच में क्या है, 2 kg का ऑब्जेक्ट है।
ठीक है। तो क्वेश्चन ये पूछ लिया कि बताओ ये 1 kg 1 kg 1 kg ये तीनों मिलके इस 2 kg वाले पे कितना फोर्स लगाएंगे। ओके, कितना फोर्स लगाएंगे, सीधा सीधा मैं आंसर दूंगा 0। कैसे 0 हो रहा है मैंने आपको कल एक्सप्लेन किया था, है ना, कैसा ना। ओके, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिलेंगे और आप इजीली क्या कर सकते हो, इनको कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले आप इनको क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे कि यदि कोई भी ऐसा ज्योमेट्रिकल शेप है जिसकी सिमेट्री क्या है, सिमिलर है, या सॉरी सिमेट्रिकल ज्योमेट्रिक शेप है, तो उस कंडीशन में अगर सभी कॉर्नर पे इक्वल मास रखे गए हैं, साइड्स इक्वल हैं, वो तो वहीं पे हो गया जब ज्योमेट्री सिमेट्री कर दिया, तो मतलब सिमेट्रिकल ज्योमेट्री है तो उसके सेंटर ऑफ मास पे रखा गया जो ऑब्जेक्ट होगा उस पे लगने वाले नेट फोर्स क्या होंगे, 0 होंगे। ओके, इस बात को सबसे पहले आप क्या करो, नोट कर लो, फिर मैं क्वेश्चन आगे की ओर कराता हूँ। चलिए आगे अगर हम लोग ग्रेविटी पे बेस्ड क्वेश्चन लगाएं तो देखेंगे अगर हम लोग, तो सबसे पहला हमारे पास एक क्वेश्चन और है जिसको आप समझ सकते हैं, और वो क्या है कि हमारे पास फिर से इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है, और हर कॉर्नर पे यानी हर वर्टिसेस पे m मास रखा गया है। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो डिस्टेंस क्या होगी, सबकी सेम होगी। ठीक है, बिल्कुल। अब किया क्या इसने ये कहा कि इन तीनों साइड, इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब 3 साइड, तीनों में से किसी एक साइड के बीच वाले यानी मिड पॉइंट पे, किसी एक साइड के मिड पॉइंट पे क्या है, कोई और एक पार्टिकल है जिसका नाम है m, या सिंपल बोल दूँ तो एक और पार्टिकल है m मास का, वो प्लेस्ड है कहाँ पे, तीनों में से किसी एक साइड के मिड पॉइंट यानी बीचों बीच। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब यहाँ पे प्लेस करने का मतलब समझ पा रहे हो, बिल्कुल। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, l/2, और यहाँ भी l/2, क्योंकि बीचों बीच है ना, पूरी l थी तो आधे आधे पे है ना, बिल्कुल हो गया। सबसे पहले नोट ना करें, सबसे पहले ध्यान दें यहाँ पे। ओके, अब कह रहा है कि इस पे लगने वाला जो बल है, यानी चूंकि यहाँ पे कितने मासेस होगा, 1 2 3 4, तो हमको किस पे देखना है, ये जो मिड पॉइंट में रखा गया ऑब्जेक्ट जिसका मास क्या है, m है, इस पे इन बाकियों के कारण जो लगने वाला फोर्स है वो बताना है। दैट मीन्स इसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स बताना है। ठीक है, अब कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सबसे पहली बात तो मैं इस पॉइंट मास को पकड़ूं तो कौन कौन लोग खींच रहे होंगे। सबसे पहली बात तो एक इधर की ओर खींच रहा होगा, एक इधर की ओर खींच रहा होगा, हाँ या ना, और एक कौन ऊपर की ओर खींच रहा होगा। इस तरीके से खींचा जा रहा होगा, यस और नो, है ना। हमें क्या करना है, हमें ये पता करना है कि ये कितना लगा रहा है, फिर ये कितना लगा रहा है, फिर ये कितना लगा रहा है, फिर टोटल निकाल लेना है, काम खत्म। क्लियर है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन को और देखते हैं। हमारे पास सिंपल तरीका है कि देखिए मैं इसके और इसके बीच में निकालूंगा, तो पहले सबसे पहले इनका नाम दे दीजिए, इसको A ले लीजिए, इसको B ले लीजिए, इसको C ले लीजिए और इसको D ले लीजिए। ठीक है, तो हम किसके किसके बीच में देख रहे हैं, D और B के बीच में। तो क्या होगा, M1 M2, भाई क्या होता है, कैपिटल G M1 M2, तो M1 क्या है सर, M है, M2 क्या है, वो भी M है, पूरे नीचे R², R मतलब कितनी दूरी पे रखे गए हैं, L/2, तो L/2 का स्क्वायर, यानी क्या हो गया, कैपिटल G M² हो जाएगा अपन पूरे के नीचे क्या हो जाएगा, L²/4, 4 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, दैट मीन्स क्या आ जाएगा, 4G M²/L²। ठीक है, ये क्या हमको मिला है, ये हमको मिला है FDB, यानी इस पार्टिकल के ऊपर ये जो मास है कितना फोर्स लगा रहा होगा, इतना लगा रहा होगा। ठीक है, अब ऐसे इस पार्टिकल के ऊपर ये कितना लगा रहा है ये देख लेते हैं हम लोग, यानी क्या पता करेंगे हम यहाँ पे, यानी FDC है ना। तो FDC में चेक करूँगा कि D पे C कितना लगा रहा है, तो फिर कैपिटल G M1 मतलब इसका मास तो यहाँ, फिर M2 यानी फिर M, पूरे नीचे कितनी दूरी है, L/2 का स्क्वायर। भाई फार्मूला तो तब अब तक सबको पता चल ही गया होगा, कैपिटल G M² अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे, L²/4, L²/4, 4 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो फिर से क्या आ जाएगा, 4G M²/4, और ये क्या होगा, सॉरी L², यहाँ पे क्या होगा, ये FDC हो गया। ध्यान से देखेंगे तो FDC क्या है, तो FDB है, दैट मीन्स ये क्या होगा, FDB होगा, है ना। यानी यहाँ से एक चीज़ नज़र आ रही है, और वो चीज़ क्या है
कि जो एफ डी सी है वो बराबर है एफ डी बी के, और इसको मैं क्या बोलता हूँ डायरेक्ट एफ, है ना। तो इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो लगने वाले फोर्सेस हैं हमको पता चल गया इधर और इधर वाले, कि ये पॉइंट मास m है, दैट मीन्स d वाला है, तो इसको b की ओर f फोर्स नज़र आ रहा होगा, और इधर की ओर कितना फोर्स नज़र आ रहा होगा, किधर की ओर, ये कौन सा है, c पॉइंट है, सॉरी b पॉइंट है b की ओर, और एक c की ओर, इधर भी f है ना। तो इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट पे दो फोर्सेस लग रहे हैं और दोनों अपोजिट हैं और इक्वल हैं। तो हम अगर इसका एफ नेट निकालें, यानी इन दोनों के कारण जो लगने वाला बल है वो निकाले, क्या होगा, 0। इतना तो समझ रहे हो ना भाई, कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाले दो फोर्सेस हैं, दोनों कितने के उसमें हैं, 180 में है, मतलब कितने एंगल पे, 180 पे है। और अगर 180 पे कोई एंगल लग रहा है और इक्वल लग रहा है, इक्वल लग रहा है, चूंकि अपोजिट हो गया और क्या हो गया, इक्वल, तो अगर इक्वल भी हो गया और अपोजिट हो गया तो नेट फोर्स क्या होगा, 0। यानी ये दोनों मिलके इसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एफ नेट ड्यू टू बी एंड सी इज इक्वल टू 0, और विल बी 0 लिख लो, विल बी 0। समझ में आया, हाँ या ना। ये हम लोगों ने कहाँ से सीखा, यहाँ से सीखा, ठीक है। तो ये अभी हम लोगों ने क्वेश्चन का एक सेगमेंट सॉल्व कर दिया। अभी हमारा दूसरा सेगमेंट क्या है, इसका, ये भी तो लगाएगा फोर्स, इन दोनों ने जितना लगाया उसका नेट निकाल दिया। अब मैं इसका भी देखूंगा, ठीक है, कि ये कितना बल लगा रहा है, देखा जाए। तो इतना अगर आपने समझ लिया तो इसको पहले हटा देते हैं, क्योंकि यहाँ पे नेट का कोई ऑप्शन है ही नहीं, इसको सबसे पहले हम मिटा देंगे। देखिएगा ये कहानी पूरी की पूरी क्या हो गई है, ख़त्म। दैट मीन्स अब मैं उतना दिमाग लगाऊंगा ही नहीं जितना होना चाहिए। यहाँ पे पकड़िए एम एम, यहाँ पे बी, ये क्या रहा आपका सी, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपका डी। डी मतलब यहाँ पे क्या है, एम, ठीक है ना। अब समझिएगा, मुझे पता है ये दोनों तो खींच नहीं रहे, ये खींच रहा होगा, तो सबसे पहले इनके बीच की दूरी पता होगी, तभी तो हम इन दोनों के बीच में लगने वाला बल निकाल पाएंगे। तो चलिए इन दोनों के बीच की हम क्या निकालते हैं, दूरी। तो मैं यहाँ पे एज्यूम कर लूँगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, वाई है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी डी से लेके ए के बीच में डिस्टेंस कितना है, वाई है। यानी लेट एज्यूम दैट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड डी इज इक्वल टू वाई हो गया। लेकिन हमने अपने मन से एज्यूम किया है, क्वेश्चन वाले ने नहीं दिया है वाई। क्वेश्चन वाले ने तो क्या दिया है, एल दिया है। तो इस वाई को किस में कन्वर्ट कर लो, एल में। किस में कन्वर्ट कर लो, एल में। वाई दिया है तो इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एल में। एल के टर्म में कैसे करेंगे, तो थोड़ा ध्यान देंगे। ये वाई की वैल्यू तो आपको पता है कि ये देखा जाए तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, यस और नो। अच्छा देखना ध्यान से, ये है और ये पूरा पोर्शन पता है ये कितना है, L/2। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, L/2। अभी जस्ट देखा इधर से इधर भी क्या है, L/2 है ना। तो हमको क्या चाहिए, हमको इसकी वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू। अब आपको अगर दिख रहा है ये, तो मैं अगर इतने को निकाल के लेके आऊँ तो ये होगा आपका ये y, ये L/2, और ये क्या होगा L। यहाँ पे 90 के जस्ट सामने वाली जो साइड होती है इसको कर्ण बोलते हैं, यानी हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं, कर्ण। नीचे वाला क्या हो जाएगा, आधार यानी बेस बोलते हैं, यानी आधार। और ये क्या है, परपेंडिकुलर माने लंब, ठीक है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, क्योंकि हमको y की वैल्यू चाहिए, यस सर नो, बिल्कुल। तो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं यहाँ पे तो क्या होगा सर, वो होता है हाइपोटेनस यानी गण का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर यानी लंब का स्क्वायर प्लस बेस यानी आधार का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस कितना है, L है तो L का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, Y है तो Y का स्क्वायर, बेस है तो बेस क्या है L/2 तो L/2 का स्क्वायर। हो गया, सॉल्व कर लो। ये L स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू यहाँ पे Y स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा L²/4। 2 का स्क्वायर 4 होगा। इसको इधर बुला लो तो क्या होगा, L² माइनस L²/4 इज इक्वल टू Y स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से निकालो, यहाँ से क्या निकालोगे फटाफट देखोगे, L² माइनस L²/4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 4L², यानी हो जाएगा यहाँ पे 4L² अपॉन पूरे के नीचे क्या हो जाएगा 4
सॉरी यहाँ पे माइनस एल स्क्वायर होगा ना, 4l स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बराबर वाई स्क्वायर। ये हो जाएगा, वाई स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालो तो क्या आएगा, कड़ी के अंदर ये घट जाएगा, कितना हो जाएगा हमारे पास 3l स्क्वायर वन पूरे नीचे 4। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं रहेगा क्योंकि स्क्वायर हटाऊंगा तभी कड़ी चढ़ेगी। अब यहाँ पे क्या होगा, l बाहर हो जाएगा, 4 बाहर हो जाएगा, कौन रह जाएगा अंदर में, √3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √3l/2 आ गया, यानी y की वैल्यू ये है, y मतलब √3l/2 मिल गया। अब हमको क्या करना है, अब हमको इन दोनों के बीच में फोर्स निकालना है, पता कर लेंगे बिल्कुल। तो मैं क्या करता हूँ ना, इसको उठा के ऐसे सिंपल वे में कर देता हूँ कि ये रहा ए पॉइंट, ये रहा आपका डी पॉइंट, बीच में डिस्टेंस √3l/2 और यहाँ पे क्या है m मास है, यहाँ भी क्या है m मास है ना। अब फोर्स निकाल लेंगे, अब आसान है तो यहाँ से आसानी से काम कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे करते हैं हम लोग तो क्या होगा, F = कैपिटल G m1 m2/r² होता है। कैपिटल G तो ऐसे ही रहेगा, m1 मतलब m, m2 मतलब m पूरे नीचे r मतलब √3l/2 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल G × m क्या होगा, m² होगा अपॉन पूरे के नीचे क्या हो जाएगा, ये √3 है तो 3 हो जाएगा, l² / 4 हो जाएगा, 4 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 4 कैपिटल G m² l² / 3 हो गया। अगर आप ध्यान से विजुलाइज कर पा रहे होगे तो ये देखे हैं अभी कुछ देर पहले इतना पोर्शन, ये पोर्शन क्या था सर, यही था FDC और FDB, या सर नो, यानी कुल मिला के मैंने इसको क्या ले लिया था, F ले लिया था, क्या ले लिया था F। तो दैट मीन्स मुझे क्या मिला, मुझे ये जो मिला है ये क्या है, A और D है ना, तो ये जो FAD है वो क्या है, यहाँ पे मैं इस 3 को हटा दूँ तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, F/3 मिल गया कि नहीं मिल गया, आया ना। ताकि हमारे पास सब जगह पे फोर्सेस हम बता पाएंगे ना। ध्यान से देखिए, अब इस पार्टिकल के ऊपर पकड़िएगा, ध्यान से पकड़िएगा, अब आप पकड़ पाओगे। यहाँ पे ये पोर्शन है D, ठीक है, इधर की ओर कितना फोर्स लग रहा है F, इधर की ओर कितना लग रहा है F, तो इधर की ओर कितना लग रहा है F/3, समझ में आया। तो क्या हो गया, एक सिंगल वे में हो गया कि नहीं हो गया, सिंगल वेरिएंट हो गया। जैसे यहाँ पे सब जगह L था, यहाँ पे Y ले लिया था, अलग हो गया था कि नहीं हो गया था, इसलिए Y को किस में कन्वर्ट कर दिया, L में। वैसे ही यहाँ पे भी कर लिया, दिख रहा होगा है ना, इधर F लग रहा है, इधर भी F लग रहा है और इधर क्या लग रहा है F/3। तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जा रहे हैं, इसका मतलब ऑब्जेक्ट किधर की ओर खींचेगा, ऊपर की ओर, क्योंकि एक ही फोर्स ही है इसके ऊपर। तो नेट फोर्स कितना होगा सर, वही होगा F/3। क्लियर है, यानी यहाँ पे जितना इन दोनों के बीच में जितना फोर्स लग रहा है उसका मात्र तीसरा भाग यहाँ पे लग रहा है, यानी बहुत कम लग रहा है इसकी अपेक्षा। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा, आया ना। इसको आप क्या कर लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 1 हो गया, नहीं क्वेश्चन नंबर 2 है सर। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि 2 बॉडीज़ रखी गई है, एक है M, दूसरा वाला भी M, ठीक है, ये भी M है। अब ये दोनों जो हैं D डिस्टेंस पे पुटेड, यानी इनके बीच की दूरी कितनी है, D है, ठीक है, D डिस्टेंस पे रखी गई है। थोड़ा सा मैं बड़ा बनाता हूँ ताकि आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। यहाँ पे M, यहाँ पे M, बीच में डिस्टेंस D। कह रहा है कि मैं एक तीसरा m0 मास का ऑब्जेक्ट यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, इसी में कहीं, मतलब इसी लाइन पे मैं कहीं पुट कर रहा हूँ, मे बी यहाँ पे या यहाँ पे कहीं पे पुट कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पुट उस जगह पे करना है कि उस पे ये दोनों जो बल लगाएं उनके बल का कोई इफेक्ट ना पड़े। समझ पा रहे हैं, यानी मुझे m0 को पुट करना है, फिर से समझना, मुझे क्या करना है, m0 को पुट करना है। पहली बात तो ये दोनों क्या हैं, m मास के हैं, ये भी m मास, ये भी m मास, कितने डिस्टेंस पे हैं, d डिस्टेंस पे रखे गए हैं। मुझे इन्हीं के बीच में उसको रखना है, इन्हीं के बीच में, लेकिन ऐसे जगह पे रखना है कि क्या हो, कोई इफेक्ट ना पड़े। समझ पा रहे हैं, ऐसा नो, बिल्कुल। तो ये पूछ रहा है किस पोजीशन पे रखे, तो हम क्या मान लेंगे, एज्यूम कर लेंगे कि यहाँ पे मैंने आप
क्या रख दिया, m0 रख दिया, जिसकी इस पहली बॉडी से यानी इधर से जो डिस्टेंस है वो कितनी है, x है, x डिस्टेंस पे वैसे ही आपने एज्यूम कर लिया। मुझे ओरिजिनल क्या दिया गया है कि दो मासेस इनके बीच की डिस्टेंस d है, और ये जो m0 पुट कर रहे हो पहले से कितने दूरी पे है, x दूरी पे है। ओके, कितनी दूरी पे, x दूरी पे। लेकिन ये x दूरी इतनी होनी चाहिए कि इसके ऊपर ये वाली बॉडी जितना फोर्स लगा रही है उतनी ही ये वाली भी बॉडी लगाए, और दोनों अपोजिट होने के कारण क्या हो जाए, नेट फोर्स को क्या बना दें, 0। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, x की वैल्यू बता दो, कितनी दूरी पे रखना है, ऐसा नो, क्लियर है। चलो हम क्या करेंगे, इनके बीच का फोर्स निकालेंगे, मतलब इसके ऊपर ये कितना फोर्स लगा रहा है वो निकालेंगे, फिर इसके ऊपर ये कितना फोर्स लगा रहा है वो निकालेंगे। और मुझे पता है कि अगर मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर नेट फोर्स 0 हो तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे दोनों को बराबर करना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला किधर खींचेगा, इधर, ये वाला किधर खींचेगा, इधर। और अगर एक बॉक्स है, इसके इधर मान लेते हैं 10 न्यूटन से कोई फोर्स लगा रहा है इधर, और सेम टू सेम 10 न्यूटन से कोई फोर्स लगा रहा है लेकिन इस डायरेक्शन में, तो ये भी 10 न्यूटन से खींच रहा है, ये भी 10 न्यूटन से खींच रहा है, बॉक्स किधर जाएगा, बॉक्स वैसे ही रह जाएगा, कि नेट फोर्स क्या हो गया, 0। समझ में आ रहा है, वही कंडीशन होगी कि दोनों फोर्सेस को क्या बना देना है, 0। क्लियर है। तो चलो देखो, इसका यहाँ से लेके यहाँ तक तो डिस्टेंस एज्यूम कर लिया कितना है, x है, तो इसका यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, तो टोटल d था, ये x है, तो ये कितना होगा, d माइनस एक्स होगा कि नहीं होगा, यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, d माइनस एक्स। अब सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन, बिल्कुल। तो इनके बीच में देखते हैं, है ना। तो m इंटू m0 अपॉन पूरे के नीचे क्या हो जाएगा, सॉरी मतलब इसके बीच में जो फोर्स लग रहा है, सपोज कर लो इसको क्या मान लो a, इसको b, और इसको क्या मान लो m0 है तो इसको c मान लो। तो हम क्या निकाल रहे हैं, सबसे पहले FAC, और मुझे बराबर करना है इसको किसके, FCB के या FBC के, ऐसा नो, ठीक है। यानी FAC को FBC के बराबर कर देंगे, क्यों, क्योंकि अगर बराबर कर देंगे तो होगा क्या कि FAC इसको इधर बुला लो तो FBC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। यानी इसमें से इसको घटा देंगे तो आंसर मिल जाएगा हमको 0। 0 ही करना है कि नेट फोर्स क्या आ जाए, 0। क्लियर है। चलिए अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, FAC की वैल्यू निकालते हैं। तो FAC की वैल्यू क्या होगी सर, कैपिटल G, पहला मास कैपिटल M, दूसरा मास m0, बीच की डिस्टेंस x है तो x का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, m0 है, सॉरी कैपिटल G m0 फिर m, पूरे के बीच नीचे डिस्टेंस कितना होगा, d माइनस एक्स का स्क्वायर होगा, बिल्कुल। अब देखोगे ध्यान से तो समझ में आएगा, कैसे समझ में आएगा कि भाई यहाँ से ये पूरा का पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा, ख़त्म। क्यों ख़त्म हुआ, क्योंकि इसको इधर बुला लो, इसको इधर बुलाओगे तो ये पूरा का पूरा अपॉन में चला जाएगा उधर, और सेम सेम है कट जाएगा। ध्यान देना, 5/3 बराबर 5/5 या 5/7, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, कट जाएगा। कैसे कट गया भाई, जादू मंत्र नहीं हुआ, क्या हुआ, 5/3 इज इक्वल टू 5/7 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, या इस 7 को उधर बुला लो, 5 को इधर कर लो, तो 7/3 हो जाएगा इधर, 5/5, 5 से 5 कैंसिल हो गया कि नहीं होगा, उसके अब क्या बचेगा 1, वही होगा। यहाँ पे एक स्टेप बढ़ाने से कोई फायदा नहीं, इसलिए मैंने डायरेक्ट कट कर दिया। तो इसके यहाँ पे क्या बचेगा 1, तो 1/x² इज इक्वल टू 1/d माइनस एक्स स्क्वायर होगा। क्या कर लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया, क्या आ गया मेरे पास आ गया d माइनस एक्स स्क्वायर, और इधर क्या होगा एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, d स्क्वायर a माइनस बी के होल स्क्वायर से तोड़ दूंगा, तो d स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2dx, यहाँ पे क्या होगा एक्स स्क्वायर होगा। यहाँ से क्या करो, यहाँ से इसको बुला लो इधर, इसको बुला लो इधर, तो क्या हो जाएगा d स्क्वायर, इसको इधर बुला लूँगा मैं तो क्या हो जाएगा, ये प्लस एक्स स्क्वायर तो ऐसे रहेगा, ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2dx हो गया। अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया 2dx होगा। यहाँ से देखो d से एक d कैंसिल, यानी d इज इक्वल टू क्या आ गया 2x, x इज इक्वल टू क्या हो गया d/2 आया। यानी कहाँ रखना चाहिए मुझे, बीच में। अगर पूरा 4 मीटर था, इसके और इसके बीच की दूरी कितनी थी 4 मीटर, तो मुझे कहाँ रखना चाहिए था इसको 2 मीटर पे।
इधर से भी 2 मीटर पे, इधर से भी 2 मीटर पे, तो बीचों बीच रहेगा तभी तो दोनों बराबर खींच पाएंगे। ये तो एकदम सिंपल क्वेश्चन था, अगर आप नहीं भी लगाते, अगर आप दिमाग लगा देते तो भी काम चल जाता है ना। लेकिन फिलहाल मैं आपको इसने भी बता दिया कि देखो आंसर क्या होगा, है कि नहीं है। यानी इस ऑब्जेक्ट को कहाँ पुट करना है, एकदम बीचों बीच। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, यस सर नो, ठीक है। तो आपके पास जो भी क्वेश्चन होंगे फिलहाल में इस पे बेस्ड बच्चों वाले क्वेश्चन होंगे, तो बच्चों वाले क्वेश्चन लगा सकते हो आप। जैसे अब आपको क्या मिलेंगे, मैग्नीट्यूड दे दिए जाएंगे, अभी तो मैंने mm में खेला, अब वहाँ पे वैल्यू दे दी जाएगी, है ना। अच्छा, आपको बड़े फेमस क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे कि मान लो अगर एक बॉडी है, थोड़ा ध्यान दो, क्वेश्चन डिस्कस कर ले रहा हूँ मैं, मतलब 2 बॉडीज़ हैं, उनका शुरुआत में मास जो है वो क्या है, m है, मतलब ये भी m है, दूसरा वाला भी m है। अगली बार क्या हुआ, और उनके बीच की डिस्टेंस क्या है, बीच की डिस्टेंस क्या है, r है। मैं एक काम करता हूँ, डिस्कस करने से बेटर है यहाँ पे लिख के बताता हूँ, ज़्यादा फील आएगा। तो हुआ क्या, हुआ ये कि यहाँ पे m मास का ऑब्जेक्ट है, यहाँ भी m मास का ऑब्जेक्ट है, और बीच की दूरी कितनी है, r, पहला है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बल लग रहा है वो बताओ, और फिर यहाँ पे आओ, इसको मैंने 2 गुना कर दिया, इन दोनों बॉडीज़ को क्या कर दिया, 2 गुना, यानी पहले m था, अब क्या कर दिया, 2m कर दिया, और अभी भी डिस्टेंस क्या रखा, r। तो बताओ दोनों के बीच में जो लगने वाला फोर्स है, मतलब यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है और यहाँ पे भी जो फोर्स लग रहा है, उनको कंपेयर करो। क्या करो, कंपेयर करो। क्या किया है तुमने, यहाँ पे जो बॉडीज़ रखी है उन्हीं को डबल करके यहाँ पे रख दिया, दूरी वही रखी है कि नहीं है, तो मास को क्या कर दिया है, डबल। समझ पा रहे हो क्या होने वाला है, देखा जाए क्या आखिर आने वाला है। भाई यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर तुमने 5-5 किलो का कोई ऑब्जेक्ट रखा है 5 मीटर की दूरी पे, अगले केस में 10-10 किलो कर लो, 10-10 किलो को कितने दूरी पर रखो, 5 मीटर पे, तो बताओ कितना फोर्स लगेगा। निकाल लिया जाए इसको हम एक लाइन में निकालेंगे, F = G m²/r², यस और नो। यहाँ पे जब निकालूंगा तो ये F नहीं लिखूंगा, F डैश लिख दूंगा, यस और नो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैपिटल G 2×4 m²/r², हो गया। अब यहाँ से 4 को बाहर कर लो तो F डैश = क्या आ जाएगा, 4 कैपिटल G m²/r², सेम टू सेम है, आया ना, देखो यही तो है। और इसका मतलब क्या होता है, F, तो यानी F डैश जो होगा क्या होगा, 4F। यानी अगर तुमने क्या किया, मास 2 गुना किया, यहाँ से रिजल्ट निकल के आता है भाई, इसी रिजल्ट को आपको बताया जाता है ना। रिजल्ट क्या निकल के आया कि मास 2 गुना करने पर, डबल करने पर फोर्स 4 गुना, 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है, 4 गुना हो जाता है, ठीक है। क्यों हुआ ऐसा, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, यानी m1 एंड m2। अगर इसको तुमने छेड़छाड़ किया, दैट मीन्स इंक्रीज किया, तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यहाँ पे जो फोर्स लग रहा था कितना लग रहा था, F, अब 4 गुना बढ़ गया फोर्स, है कि नहीं है। अगर यहाँ पे 10 न्यूटन से खींच रहा होगा, ये इन दोनों बॉडीज खींच रही होंगी, तो यहाँ पे 40 न्यूटन से खींच रही होंगी। समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, क्लियर है। तो फर्स्ट केस में ऐसे होता है जहाँ पे हम मास के साथ छेड़छाड़ करते हैं, ठीक है। अभी इसी में एक और कहानी दे सकता था, समझो क्या, ये तो बढ़ा दिया, अगर घटा दिया था, जिसे सेम कहानी को समझो। अब यहाँ पे क्या था, mm रखा, यहाँ पे m/2 रख दिया, यहाँ पे क्या रख दिया, m/2, यानी अगर यहाँ पे 10-10 किलो रखा तो यहाँ पे कितना रख दिया, 5-5 किलोग्राम, कम कर दिया, उल्टा चल रहा हूँ, तो क्या होगा, तो F = क्या होगा भैया, कैपिटल G m²/r², ये तो यहाँ पे इतना ही होगा, यहाँ पे चेंज होगा, देखो क्या होगा, यहाँ पे F = कैपिटल G × m/2 पॉन पूरे नीचे r², कैपिटल G, यहाँ पे क्या होगा, 2×2 = 4, और यहाँ पे m² पूरे नीचे क्या आ जाएगा, 4² मतलब 4r², अरे 2 दूना 4, 4 कहाँ चलाएगा, नीचे। अब क्या हुआ, 1/4 कर लो बाहर, 4 को बाहर कर लो, तो अंदर क्या बचा, G m²/r², और ये क्या है हमारा, F डैश है ना, ये F डैश है। हमको पता है ये क्या है सर, ये क्या है अपना F है, तो इसका मतलब क्या निकल के आया, F डैश = F/4, हो गया। क्या समझ में आ रहा है कि अगर तुमने मास को आधा किया,
तो फोर्स 4 गुना कम हो जाएगा। समझ पा रहे हो कैसा ना? यानी मास को यदि 2 गुना कम किया तो फोर्स 4 गुना कम होगा। समझ पा रहे हैं? अच्छा 3 गुना बढ़ाता तब, मतलब 3 गुना कम करता तब 9 गुना फोर्स कम होता। तो हमेशा स्क्वायर के फॉर्म में कम या ज़्यादा होगा। मास 2 गुना किया तो फोर्स 4 गुना बढ़ेगा, मास 2 गुना बढ़ा दिया तो फोर्स 4 गुना हो जाएगा। अगर मास 4 गुना कर दिया, 4 गुना बढ़ा दिया तो फोर्स 16 गुना बढ़ जाएगा। समझ पा रहे हो? तो स्क्वायर के फॉर्म में बढ़ता है या घटता है। इस घटना से ये भी समझ में आ गया, हाँ या ना? तो मास बढ़ाने या घटाने से फोर्स, कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स स्क्वायर के रूप में घटता या बढ़ता है। ठीक है, आया ना? ये तो मास वाली हो गई। अब डिस्टेंस वाली भी कहानी आएगी, ये भी देख लेते हैं हम लोग, है ना? क्यों ऐसा हुआ? क्यों बढ़ रहा है? घटाने पे क्यों घट रहा है, बढ़ाने पे क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का मास के साथ। ठीक है, अब हम देखते हैं दूरी की कहानी, है ना? कैसे केस आता है कि मान लो एक ऑब्जेक्ट है m, दूसरा ऑब्जेक्ट है m, कहाँ रखा है? r दूरी पे। अगली बार यही m मास का ऑब्जेक्ट, यही m मास का ऑब्जेक्ट, मतलब कि एंड पे भी m है, दूसरे एंड पे भी m है। अब कितनी दूरी पर रख दिया गया? 2r, यानी दूरी बढ़ा दी गई, दूरी 2 गुना कर दी गई। ठीक है, तो अब देखा जाए क्या होगा। चलिए यहाँ पे फोर्स देखा जाए तो क्या होगा? कैपिटल G m²/r²। और यहाँ पे देखेंगे तो क्या होगा? F' इज इक्वल टू कैपिटल m²/2r का स्क्वायर होगा। 2r मतलब कैपिटल G m²/4r²। ये F' हो जाएगा। ये इस पूरे की वैल्यू क्या होगी? इस पूरे की वैल्यू क्या होगी? F। इस पूरे की वैल्यू F। तो क्या हो गया? F' इज इक्वल टू F/4। देखो क्या आ गया? F/4 हो गया। क्या नज़र आ रहा है? तुमने दूरी क्या कर दी? 2 गुना बढ़ाई तो फोर्स 4 गुना कम हुआ। यहाँ भी स्क्वायर के फॉर्म में कम होगा, लेकिन वहाँ पे क्या था कि मास बढ़ाने से फोर्स बढ़ रहा था स्क्वायर के फॉर्म में, घटाने से घट रहा था। यहाँ पे दूरी बढ़ाने से घटेगा और घटाने से बढ़ेगा। समझ पा रहे हो? आया ना? क्लियर है? ओके, ये बात आप लिख सकते हो, लिख दो। दो बॉडीज के बीच के डिस्टेंस को बढ़ाने पर फोर्स स्क्वायर के फॉर्म में घटता है तथा घटाने पर स्क्वायर के फॉर्म में बढ़ता है। ठीक है, अब अगला कंक्लूजन मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ देता हूँ, मैं खुद ही दे देता हूँ केस। पहला केस यही रहेगा, ठीक है, मतलब ये ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे m रहेगा, यहाँ पे क्या कर दिया? r/4 कर दिया। ठीक है, अब बताना है कि कितना कमी आई है फोर्स के अंदर, तो ये आप खुद करोगे। सेकेंड कंक्लूजन, ओके। तो इस तरीके से हम लोगों ने ग्रेविटेशनल फोर्स के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया लगभग, दैट मीन्स जो अभी हमको समझने चाहिए। ओके, अगर आपके टेक्स्ट बुक के अंदर या आपके अदर बुक्स के अंदर या कहीं भी आपको ऐसे क्वेश्चन जो ग्रेविटेशनल फोर्स से रिलेटेड है, कौन से टॉपिक से? सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल या कैपिटल G m1 m2/r² से रिलेटेड है, तो आप लेके आ सकते हो। मैं आपको क्या कर दूंगा? एक्सप्लेन कर दूंगा। जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा, आगे टॉपिक्स आएंगे तो उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी तक जितना हम लोगों ने पढ़ा उससे रिलेटेड देख लिया। ओके, तो कल से हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर क्या फिर से स्टार्ट करेंगे? कॉन्सेप्ट की क्लास। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।